सहर व इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाले खौफनाक मार्के का अहवाल, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी खबीस। फिर वही हुआ जो कालका ने कहा था। कुछ देर बाद सराज और उसके साथियों ने पूरे ऑफिस को घेर लिया। भूषण के मसला गार्ड ने पुलिस से मुकाबले की खातिर फायरिंग भी शुरू कर दी, लेकिन वो ज्यादा देर तक अपना दिफा नहीं कर सके। उसके बाद सराज ने तमाम मसला अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उनके वो हथियार भी कब्जे में कर लिए थे जो बगैर लाइसेंस थे। और फिर सराज मेरे कमरे में दाखिल हुआ, जहां मैंने भूषण को बदस्तूर पिस्तौल की जिद पर ले रखा था। सराज ने भूषण और उसके बाकी दोनों साथियों को भी हिरासत में ले लिया। भूषण ने इस मौका पर कोई मज़ाहमत नहीं की, लेकिन वो सराज को कुछ ऐसी निगाहों से घूर रहा था जैसे उस पर यह बात वाजे करना चाहता हो कि पहाड़ और गुलहरी में जमीन आसमान का फर्क होता है। पुलिस की भारी नफरी जब सबको घेरे में लेकर बाहर की सिमत हाँक रही थी, तो मैंने सराज को इशारे से रुकने को कहा और वो टेप उसके हवाले करते हुए बोला, इसमें वो तमाम गुफ्तगू रिकॉर्ड है जो भूषण और मेरे दरमियान हुई थी। थैंक्स मिस्टर शहबाज, सराज ने कहा, और मैंने आपसे कहा था ना कि अभी मैंने भूषण के आगे हथियार नहीं डाले हैं। खुदा करे ऐसा ही हो, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। इत्तेफाक ही समझिए कि मैं जो बाजी पलटने में कामयाब हो गया, वरना भूषण के साथी मुझे और मेरे अमले के अफराद को भून डालने से कोई गुरेज ना करते। क्या मैं आपके ऑफिस के कुछ जिम्मेदार लोगों को बयान लेने की खातर अपने साथ ले जा सकता हूँ? एज यू विश। सराज के जाने के बाद मैंने सुकून का सांस लिया, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल गवाही दे रहा था कि पुलिस भूषण के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई करने में कामयाब नहीं हो सकेगी। कि अब तुम अपनी कालका रानी का शुक्रिया भी अदा नहीं करोगे? कालका की आवाज सुनकर मैंने नजरें उठाई और वो एक बार फिर मुझे सोफे पर अजीब हालत में नीम दराज नजर आ रही थी, और मैं करीब जाकर उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गया। उसके होंठों का गुदाज गुलाब की पंखड़ी की तरह बड़ा तशन्ना अंदाज में कपकपा रहा था। उसकी निगाहों में मेरे लिए प्यार ही प्यार था। अंदाज में खुद सुपुर्दगी की कैफियत थी, और एक लम्हे को मेरे दिल में यह ख्याल आया कि कालका के वजूद को भी संदली अंगूठी के जरिए जलाकर राख कर दूं, लेकिन मैंने अपने इरादे को अमली जामा पहनाने से गुरेज किया। कालका ने मुझे और मेरे अमले के अफराद को भूषण और उसके मसला गार्ड से निजात दिलाकर जो एहसान किया था, मैं उसका बदला बदी में नहीं दे सकता। और फिर मैंने ये भी देखना चाहता था कि लेडी मकलानस कालका के मुकाबले में किस हद तक ताकतवर साबित होती है। लेडी मकलानस ने भी मेरे लिए कार आमद थी, इसलिए फिलहाल इन दोनों को छोड़ना नहीं चाहता था, और वक़्त का तकाजा भी यही था कि मैं इन दोनों की पुर इसरार ताकत से इस्तेफादा करता रहूं। और मेरी निगाहें कालका की खूबसूरत और हसीन जिस्म के नशीबो फराद पर फिसल रही थी। ये महज दिखावा था। मैं कालका को यही तस्वर देना चाहता था कि उसके क़यामत खेज जिस्म ने मुझे दीवाना बना दिया है, वरना हकीकत ये थी कि इस वक्त मुझे कालका और मारूफ के मुकाबले में ये फैसला करना मुश्किल था कि उनमें से ज्यादा बेशर्म और बेगैरत कौन है। क्या बात है शहबाज? कालका ने मेरी नजरों को महसूस करते हुए बड़ी लगावट से पूछा। तुम इस कदर गौर से मुझे क्यों देख रहे हो कालका? मैंने बेचैनी का इजहार किया। क्या मैं तुम्हारे करीब आ सकता हूँ? अभी इसका समय नहीं आया। वो अपने जिस्म को समेट कर बैठ गई। शरीर और जिस्म का संबंध वैसे भी सच्चा प्यार नहीं कहलाता। प्रेम तो मन की गहराइयों में होता है। मैं समझ रहा हूँ कि तुम मुझे अपने करीब आने से क्यों मना कर रही हो, मैंने पहलू बदल कर कहा। तुम शायद कोमल वर्मा, मोहनी और दावर के अंजाम की वजह से मुझसे खौफजदा हो, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे शरीर को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। फिर मेरे करीब आने के लिए इतने बेअक्ल क्यों हो? मैं तुम्हें बहुत करीब से देखना चाहता हूँ। तुम्हारी सांसों की महक और शरीर की तपश को महसूस करना चाहता हूँ। तुम्हारी कुर्ब के लुज़्ज़तों से सरशार होना चाहता हूँ। माँ रुख ने तुम्हें इसका मौका दिया था और फिर तुमने उसे धत्कार दिया। वो शोक हो गई। तुम चाहते तो उसके शरीर बदन से भी अपने मन की प्यास बुझा सकते थे। इसी कारण तो उसने तुम्हें अपने आदमियों से उठवाया था।
तो तुम्हें सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर तुमने मेरी कोई मदद नहीं की। मैंने शिकवा किया। मैं देखना चाहती थी कि तुम इस हसीन कन्या के शरीर गर्मी से पिघलते भी हो या नहीं, और उसने मुझे प्यार से घूरते हुए जवाब दिया, क्या तुम इन लोगों की निशानदही कर सकती हो जिन्होंने मुझे अगवा किया था? मैंने यकलक संजीदगी इख्तियार कर ली। कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा करूंगी नहीं। वो एक अदाए दिलरुबार से बोली। वो निर्दोष है। असल जड़ तो मारुख थी, जिसने तुम्हें बड़ी दीदा दिलरी से अगवा कराया था। उसके कारण उसने तुम्हारे आदमियों को भी बड़ा खूबसूरत जल दिया। और हाँ, तुमने जो उसके हट और वैन का नंबर नोट किया है, उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। वो हट भी मारुख की थी और वैन भी उसी के घरेलू इस्तेमाल में आती है, परंतु तुम उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं कर सकोगे, और अगर तुमने ऐसा किया तो घाटे में रहोगे। क्या मतलब? मैं चौंका। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पहले से नहीं बताई जाती। मैं केवल तुम्हें इतना बता सकती हूँ कि मारुख से बिगाड़ने की कोशिश ना करना। कालका, मैंने गौर से उसे देखा। क्या तुम ये नहीं जानती कि वह मुझसे क्या चाहती है? तुम्हारी भरपूर जवानी से थोड़ा ही बख्शा। कालका मैनिखेत अंदाज में बोली। सागर से अगर 2-4 चुल्लू पानी निकल जाए तो उसमें कोई कमी नहीं आती। बहती गंगा में दुनिया हाथ धोती है। तुम भी समय से फायदा उठा लो। ये तुम कह रही हो? तुम? मैंने हैरत से जवाब दिया। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि अगर कभी मैंने किसी और सुंदरी को मन में बसाया तो तुम अपना संबंध और सारे बंधन तोड़कर आजाद हो जाओगी। और मुझे सब याद है। मेरे मन मंदन के कृष्ण कन्या वो एक तौबा शिकन अंगड़ाई लेकर बोली, और मैंने मन में किसी दूसरी सुंदरी को बसाने की बात की थी। भोलेनाथ, घड़ी 2 घड़ी मन बहलाने और मन में बसाने में धरती और आकाश का फर्क होता है। तुमने अभी कहा था कि अगर मैंने मारुख से मुकाबला करने की कोशिश की तो घाटे में रहूंगा। मैंने कुछ सोच कर पूछा। हाँ, मैंने गलत नहीं कहा था, लेकिन मुझे मजबूर मत करो शहबाद। वो तेजी से बोली। केवल इतना याद रखो कि कभी कभी मनुष्य को मौत से छुटकारा पाने के लिए गंदे पानी से भी मन की प्यास बुझानी पड़ती है, मगर ये तो गुनाह है। पाप और पुण्य की बात मत करो। कालका ने कदरे संजीदगी से कहा। तुम्हारी दुश्मनी सिर्फ भूषण से थी। भगवान दास के साथियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उनका क्रियाकर्म कर डाला? तुम मेरे बाप की मौत, मेरी माँ के दर बदर होने की कहानी और मेरे आदमियों के नुकसान को क्यों फरामोश कर रही हो? मैंने तेजी से पूछा। और मैं भी यही कह रही हूँ, मेरे मुरलीधर। वो मुस्कुराकर बोली। युद्ध और प्रेम में सब चलता है, मारुख भी, मगर अपनी कालका रानी की एक बात ध्यान से सुन लो। अगर तुमने उस मक्कार और फरेबी कन्या की आशा की राह में दीवारें खड़ी करने की कोशिश की तो तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगे। वो अपनी हट की खातर कितना गिर सकती है, तुम उसकी गहराई को नहीं समझ सकते। एक बात कहूं कालका रानी, मैंने मौजू बदलने की कोशिश की। अगर तुम्हें भगवान दास वाली राम कहानी मालूम थी तो तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? और तुम इतने अरसे मुझसे दूर दूर क्यों रही? तुमने मुझे याद भी तो नहीं किया था। उसने चुभते हुए लहजे में कहा। फिर जल्दी से बोली। मुझे विश्वास था कि भगवान दास ने तुम्हारे खिलाफ जो जाल बिछाया था उसमें वो खुद ही फंस कर दम तोड़ देगा और तुम्हारे ऊपर कोई बात नहीं आएगी। इसके अलावा मुझे आजकल एक जरूरी काम और भी दरपेश है। वो क्या? तुम्हारी वो तोते जैसी नाक वाली सफेद चमड़ी की बुढ़िया आकाश पर उड़ने के सपने देख रही है। कालका ने बेहद संजीदगी से कहा। उसने मेरी मूर्ति को अपने कब्जे में कर लिया है और अब मेरी आत्मा पर काबू पाने के सुहाने सपने देख रही है जो कभी पूरे नहीं होंगे। अभी मुझे देवी देवताओं की तरफ से इस बुढ़िया से टकराने का इशारा नहीं मिला, वरना मैं उसे तमाम भेदभाव समझा देती कि वो कितने पानी में है। वो तुम्हारी दुश्मन क्यों बन गई? तुम्हारा उसका क्या झगड़ा है? झगड़ा मनुष्य और मनुष्य के दरमियान कभी नहीं होता। उसने फलसफियाना अंदाज में जवाब दिया। ये सब शक्ति और कुर्सी का चक्कर होता है। मनुष्य खुद को मनवाने के कारण और दुश्मन पर अपनी धाक बिठाने की खातर एक दूसरे से टकराता है। तुम्हारी वो सफेद चमड़ी वाली बददिमाग बुढ़िया भी शक्ति ही की खातर मेरा रास्ता काटने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम इस बात के गवाह हो कि मैंने तुम्हारे मामले में उसे नीचा दिखा दिया। मैं समझा नहीं। मैंने ताज्जुब से पूछा। क्यों? क्या तुम्हें याद नहीं कि उसने भूषण के सिलसिले में तुमसे पूरे यकीन और विश्वास से कहा था? कि कालका ने फातहाना अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने कहा था कि भूषण प्रोफेसर मोरस के पीछे छुपे हुए तुम्हारे असल रूप को साबित करने में कामयाब हो जाएगा, परंतु उसका कहा सच नहीं हुआ।
मैंने अपनी शक्ति के जोर से भूषण को एक नए जंजाल में फंसा दिया। काश मैं तुम्हें दिखा सकती कि उस समय उस बुढ़िया के सीने पर कितने सांप लौट रहे हैं। कालका, मैंने फिर मौजू बदला। क्या तुम एक काम में मेरी मदद कर सकती हो? हुक्म करो महाराज। उसके अंदाज में फिर खुद सपुर्दगी का अंसर शामिल हो गया। क्या मैं गुप्ता को भूषण की कैद से निकाल नहीं सकता? गीता, कालका ने मैंने खेद अंदाज में मुस्कुराकर जवाब दिया। कभी वो सचमुच इतनी सुंदर थी कि उसका शरीर पूजा जाने के काबिल था, लेकिन अब भूषण और उसके शिकारी कुत्तों ने उसे भंबोड़ कर रख दिया है। उसके शरीर का सारा रस चूस लिया है और उसके कोमल जिस्म को हड्डियों के ढांचे में बदल दिया है। वो जिंदा जरूर है, लेकिन किसी मुरझाए हुए ऐसे फूल की तरह जो गर्म हवा के झोंकों की वजह से बिखर चुका है। मेरा ख्याल है कि गीता भूषण के सिलसिले में एक अहम सबूत साबित हो सकती है। हो भी सकती है, कालका ने मुझे घूरते हुए कहा। तुम उसे भूषण की कैद से मुक्ति दिलाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि भूषण की तबाही में अभी कुछ समय बाकी रह गया है। मैं समझा नहीं। मैंने उसे एक झटका देने की खातिर तुम्हारे मित्र के हाथों गिरफ्तार जरूर कराया है, लेकिन अभी पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। शायद गीता की गवाही भी पुलिस के किसी काम ना आ सके। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि भूषण का किस्सा हमेशा के लिए पाक कर दो तो? मैंने कालका को टटोलना चाहा। मैं तुम्हारा हुक्म मानने से इनकार नहीं करूंगी, परंतु भूषण की मौत के बाद एक नया तूफान तुम्हारे खिलाफ सर उठाएगा जो भूषण के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर होगा। इसलिए मेरा मशवरा है कि अभी समय का इंतजार करो। भूषण अपनी शक्ति के बलबूते पर जो गलतियां कर रहा है उसे करने दो, और यही गलतियां उसकी तबाही का बायस बनेंगी। रहा तुम्हारे बचाव का मामला, तो ये मैं तुम्हारी कालका की जिम्मेदारी है कि जिस पर तुम एक सच्चे प्रेमी की तरह आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि भूषण का क्रियाक्रम मेरे हाथों हो। मैं जज्बाती होने लगा। तुम्हारी इच्छा भी जरूर पूरी होगी, ये कालका का वचन है। क्या तुम मारू के सिलसिले में मेरी कोई मदद नहीं कर सकती? मुझे उसके लिए मजबूर ना करो शहबाज, कालका ने होंठों पर जुबान फेरते हुए तशन्ना अंदाज में कहा। हो सकता है कि मारू के शरीर के जरिए भी मैं भी अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकूं। क्या मतलब? मैंने चौंक कर पूछा। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें अपने असली रूप में नहीं अपना सकती, लेकिन मैं मारू के शरीर में दाखिल होकर तुम्हारी बाहों में जरूर मचल सकती हूँ। कालका की हसीन निगाहों में फिर मस्ती के सागर टकराने लगे। मुझे इस वक्त कालका के वजूद से भी घिन महसूस हो रही थी, लेकिन मैं जब्त करके बोला, तुम जानती हो कालका कि रानी मारू किस टाइप की औरत है, और यूं भी औरतों के करीब जाने से मैं फिर किसी वक्त तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगी। अचानक कालका ने फिजा में घूरते हुए कहा, और तुम्हारी वो खमीदा नाक वाली बुढ़िया फिर मेरा रास्ता काटने की कोशिश कर रही है। वो भूषण को मेरे मुकाबले पर लाना चाहती है, लेकिन मैं उसका सपना पूरा नहीं होने दूंगी। मुझे आज्ञा दो शहबाज, कोई अहम जरूरत हो तो मुझे आवाज दे लेना, मैं तुम्हारी सहायता को जरूर आ जाऊंगी। फिर कालका का हसीन वजूद मेरी नजरों से उजल हो गया और मैं चंद लम्हे तक उस बातों पर गौर करता रहा, और फिर मैंने रसीद उठाया और नदीम के नंबर डायल करने लगा। मैं मालूम करना चाहता था कि जब भूषण और उसके मसला साथियों ने मेरे ऑफिस पर यलगार की थी तो उस वक्त नदीम के आदमी कहाँ थे। हेलो, दूसरी जानब से नदीम की आवाज उभरी। शहबाज बोल रहा हूँ, मैं सपाट लहजे में बोला। क्या तुम्हें भूषण के मेरे दफ्तर आने की इतला मिल चुकी है? हाँ, मुझे ये भी मालूम है कि भूषण और उसके आदमी इस वक्त सराज के ऑफिस में मौजूद हैं और उन्होंने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया। क्या तुम मुझे तफसील बताना पसंद करोगे? भूषण का कहना है कि वो तुमसे महज कुछ जरूरी कारोबारी अमूर पर गुफ्तगू करने की खातिर गया था। नदीम ने जवाब दिया। उसने मसला अफराद से अपने किसी किस्म का कोई ताल्लुक मानने से इनकार कर दिया। फिर वो अफराद किससे मुतल्लक थे? मसला अफराद ने भी भूषण को पहचानने से इनकार कर दिया। नदीम ने तफसील बयान करते हुए कहा, उनका अकबाली बयान है कि वह तुम्हारे आपस में डकैती के इरादे से गए थे, जहां उनके 2 साथी तुम्हारे हाथों मारे गए और फिर किसी ने पुलिस को मुखबरी कर दी और पुलिस ने बर वक्त पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। क्या तुम इस कहानी पर यकीन कर सकते हो? बात मेरी या तुम्हारी नहीं, अकबाले बयान की है जो बाकायदा मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में रिकॉर्ड किया गया, और कानून की निगाहों में भी इकबाल जुर्म की ज्यादा अहमियत होती है। और मेरा ख्याल है कि भूषण ने इन लोगों को कबल अज वक्त पूरी तरह ब्रीफिंग कर दी थी कि पकड़े जाने की सूरत में उन्हें क्या बयान देना है।
और वो जो टेप मैंने सराज को दी, मैंने तलमलाकर पूछा उसका क्या बना। उसमें मेरे और भूषण के दरमियान हुई वो तमाम गुफ्तगू रिकॉर्ड थी जिसमें इस बात का मुकम्मल सबूत मौजूद है कि वो मसला अफराद भूषण ही के आदमी थे और भूषण मुझे बराह रास्त धमकी देने और भगवान दास के कत्ल के सिलसिले में अपनी ताकत का एहसास दिलाने की गरज से आया था। सराज को इसके सामने लाने की जुर्रत नहीं कर सकता था, नदीम ने जवाब दिया। जिस वक्त वो भूषण और मसला अफराद को लेकर थाने पहुंचा, उस वक्त चीफ मिनिस्टर का एक अहम आदमी सराज के कमरे में पहले से मौजूद था, जिसकी मौजूदगी में सराज की जगह कोई और भी होता तो इन अहकामात की खिलाफ वर्जी की जुर्रत नहीं कर सकता जो उसे बंद कमरे में मासूल हुए। गोया भूषण के किसी आदमी ने गिरफ्तारी के फौरन बाद ऊपर तक इत्तला कर दी। मैंने तलमलाकर जवाब दिया। सराज की पोजीशन उस वक्त खासी काबिल रहम है। भूषण एक परहितक उस परहितक की इज्जत का दावा करने की धमकी दी है और उसका कहना है कि सराज ने उसे किसी जाती अना की वजह से गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लेने की हमाकत की है और जिस गलती को वो फरामोश नहीं कर सकता। फिर मैंने होंठ चबाते हुए कहा, अब सराज गरीब का क्या बनेगा। मैंने उस सिलसिले में अपना असर सोख भी इस्तेमाल किए हैं। नदीम ने बेपरवाही से कहा, मेरा ख्याल है कि भूषण और सराज के दरमियान मसालहत हो जाएगी। हो सकता है कि सराज को माफी भी मांगनी पड़े। गोया अब भूषण मेरे मुकाबले में ज्यादा खतरनाक साबित होगा। परेशान मत हो माय डियर, हमने भी अभी हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी। नदीम ने बदस्तूर बेपरवाही से जवाब दिया। अगर उसने कोई हमाकत या इंतकामी कार्रवाई करने की कोशिश की तो इस बार मेरे आदमी भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मुझसे गलती हो गई, मैंने झल्लाते हुए कहा। इन दोनों मसला अफराद के साथ मुझे भूषण का किस्सा भी हमेशा के लिए पाक कर देना चाहिए था। ये काम मेरे आदमी भी सर अंजाम दे सकते थे, लेकिन मैंने उन्हें मोबाइल पर किसी किस्म की कत्लो गारतगरी से मना कर दिया था। वजह, मेरा असूल है कि जंग अपने इलाके की बजाय दूसरे के इलाके में लड़ी जाए तो ज्यादा बेहतर नताइज बरामद होते हैं। मैं उससे निराली मुंतक कहूंगा। अपनी अपनी सोच की बात है, नदीम ने कहा। वैसे मेरा मशवरा है कि तुम भूषण के सिलसिले में फिलहाल अपना दिमाग ठंडा रखने की कोशिश करो। किसी जहरीले नाक के फन को जूते तले दबाने के फन में महारत हासिल किए बगैर अमली कदम उठाना खतरनाक हो सकता है। वैसे बाई द वे, क्या तुम मुझे ये बताओगे कि जब भूषण के मसला आदमियों ने कोई मौका दिए बगैर तुमको और तुम्हारे अमले को काबू में कर लिया था तो फिर उसकी इत्तला पुलिस तक किस तरह पहुंची? मैं समझ रहा था कि तुम्हारे किसी आदमी ने सराज को सूरत हाल की नजाकत से आगाह किया होगा। मैंने कालका के जिक्र को दरमियान से निकालने की खातिर कहा कि तुम्हारे किसी आदमी ने ऐसा नहीं किया। अभी तो मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल तुम्हें अपनी परछाई से भी मुहतात रहने की जरूरत है। भूषण किसी वक्त भी इंतकामी कार्रवाई कर सकता है, नदीम ने संजीदगी से कहा। और फिर दोबारा जानब से दूसरी जानब से राब्ता मुंतके होने की आवाज उभरी तो मैंने भी रसूर वापल क्रेडल पर रख दिया और भूषण के बारे में गौर करने लगा, जिसने यकीनन बड़ी जहानत से बादी का रुख पलट दिया था। शाम को सराज ने भी वह तमाम तफसील बयान कर दी जो नदीम मुझे सुना चुका था और मैं अब 2 माह की छुट्टी पर जा रहा हूँ। सराज ने तफसील बताने के बाद मुझे बुझे हुए दिल से कहा, खैरियत? मैंने हैरत का इजहार किया कि आप भूषण से नहीं। सराज ने तेजी से जवाब दिया, मुल्क के सियासी हालात की, लेकिन वह 2 माह की छुट्टी में महज तफरीह नहीं ले रहा। उसके लिए मुझे मजबूर किया गया है और दूसरी सूरत में मुझे उस हरामजादे से मुआफी मांगनी पड़ती जो मुझे मंजूर नहीं थी। कि अब 2 महीने तक आप सिर्फ हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे? उसका जवाब तो आने वाला वक्त ही दे सकता है। सराज के लहजे में कोई आने वाला तूफान मचल रहा था। मेरा ख्याल है कि आपने पुलिस मुकाबले का एक सुनहरी मौका जाया कर दिया। हो सकता है आप दुरुस्त कह रहे हों, मेरे हाथों मारे गए थे। भूषण उन 2 आदमियों के बारे में क्या बयान दिया जो मेरे हाथों मारे गए? मैंने संजीदगी से दराफत किया। क्या उस सिलसिले में मुझे भी खींचा जाएगा? बयान तो बहरहाल देना होगा, लेकिन मुझे भूषण के नुत्फे पर अब शुबा हो गया है। मैं समझा नहीं। उसने बयान दिया है कि अगर आपने अपना दिफा ना किया होता तो फिर अब आपने उन डाकुओं के हाथ काम आ जाते। उनका बयान भी कतई सियासी नोयत का है। इस तरह वो ये साबित करना चाहता है कि वह हकीकतन आपके दफ्तर महज कारोबारी गुफ्तगू के इरादे से गया था। और मेरे टेप का क्या बना? वो मेरे पास आपकी अमानत है, किसी वक्त वापस कर दूंगा। क्या इस सिलसिले में किसी जाविये से मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? फिलहाल मैं आपको भी सियासत से काम लेने का मशवरा दूंगा।
सराज से होने वाली गुफ्तगू के बाद मुझे अंदाजा हो चुका था कि सराज के लिए ऊपर से मिलने वाले अहकामात किस कदर अजियतनाक होंगे। वो एक ईमानदार, जिम्मेदार और दलेर अफसर था और उसने बड़े बड़े मार्कों में घुटने टेकना नहीं सीखा था। लेकिन बोशन के बारे में चौंका। हुकूमत के एक सूबे की मशीनरी काम कर रही थी, इसलिए उसने वक्ती तौर पर शायद उसी में कोई मसरत समझी होगी कि तहरीरी माफ़ी के बजाय छुट्टी पर चला जाए, और मुझे यकीन था कि छुट्टी के बावजूद वो बोशन के खिलाफ ज़रूर मवाद इकट्ठा करने से बाज नहीं आएगा। मैं दरसे से उठने लगा तो बोशन का फ़ोन आ गया। हेलो माय डियर मिस्टर शहबाज, उसने इस्तहज़ाइया अंदाज में कहा कि मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ कि तुम डाकुओं के हमले से बाल बाच बच गए। थैंक्स, मैंने भी संभल कर जवाब दिया। मुझे खुशी है कि तुमने मेरे हक में बयान देकर अदालत के चक्करों और बयानबाजी से बचा लिया, वरना मुफ्त की भाग दौड़ करनी पड़ती। परेशान मत हो, तुम्हें अदालतों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। जिसको बयान की जरूरत होगी वो खुद तुम्हारे पास आएगा। मैं समझ रहा था कि बोशन का वो मसालहाती लहजा भी उसकी कमीनगी का ही एक हिस्सा था, और उसने यकीनन मुझे फोन करके अपनी ताकत और बर्तरी का एहसास दिलाने की कोशिश की थी, इस ख्याल से कि कहीं कोई और हमारी गुफ्तगू ना सुन रहा हो। मैंने भी सराज के मशवरे पर सियासी हरबे का इस्तेमाल मुनासिब समझा। हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू से यही अंदाजा लगाया जा सकता था कि हम दोनों एक दूसरे के दरीना हमदम हैं, और मुझे तुम्हारी दोस्ती से यही तवक्का थी। मैंने उसकी बात के जवाब में कहा, वैसे मुझे एक बात की हैरत जरूर है, क्या तुम्हारे दोस्त DSP सरार साहब 2 महीने की छुट्टी पर चले गए? शायद वो डाकुओं के गिरोह से खौफजदा हो गए। बोशन के लहजे में गहरा तंज था। सरार साहब से मेरी दोस्ती नहीं, बस वाजबी सी मुलाकात है। बहरहाल मुझे अफसोस है कि आज मेरा खासा वक्त बर्बाद हो गया और तुम्हारे साथ कारोबारी गुफ्तगू भी मुकम्मल ना हो सकी। नेवर माइंड मिस्टर बोशन, मैंने उसकी धमकी को महसूस करते हुए संजीदगी से जवाब दिया। हम एक ही शहर में हैं, मुलाकातें तो होती ही रहेंगी। क्यों नहीं, मैं तुमसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात करने का वक्त निकाल लूंगा। मुझे तुम्हारे साथ हर मुलाकात में पहले से ज़्यादा खुशी होगी। मैंने दबी ज़बान में उसका चैलेंज कबूल करते हुए कहा, तुम कहो तो मैं बाकी मामला तय करने की खातर तुम्हारे ऑफिस आ जाऊं। अभी इतनी जल्दी भी क्या है? बोशन ने मेरा मज़ाक उड़ाने की खातर चुभते हुए लहजे में जवाब दिया। कुछ दिनों तो सुकून का सांस ले लो, उसके बाद मैं खुद ही तुम्हारी प्रॉब्लम हल कर दूंगा। और फिर दूसरी जानब से सिलसिला मुंतकिल कर दिया गया, और मैं अभी बोशन की कमीनगी के बारे में गौर कर ही रहा था कि फ़ोन की घंटी बजी और मैंने जल्दी से रसीव उठा लिया। इस बार दूसरी जानब से नदीम की आवाज़ उभरी, मुझे खुशी है कि अब आहिस्ता आहिस्ता तुमने शतरंज की चालें सीख ली। क्या मतलब? तुमने अच्छा किया जो बोशन से फ़ोन पर उलझने की कोशिश नहीं की। नदीम संजीदगी से बोला, वो बड़ी शातिराना चालों से अब तुम्हें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें इस फिक्र में घुलने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हारी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। नदीम ने कहा, फिलहाल सिर्फ इतना समझ लो कि तुम्हारी कालका की तरह मैंने भी 1-2 पुरअसरार अरवाह को काबू कर रखा है, जो मुझे पल पल की खबर देती रहती हैं। और अगर मैं अपने मौजूदा ऑफिस किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बदरवाह अपने पुरअसरार शक्ति के जोर पर कहीं भी पहुंच सकती हैं। सराज को मजबूरन 2 माह की छुट्टी पर जाना पड़ गया, और मुझे मालूम है कि हालात के पेश नज़र मुनासिब यही था कि वो कुछ अरसे के लिए मंजर आम से अलग हो जाए। ओके, बाकी बातें घर पर होंगी। नदीम उसके साथ ही राब्ता ख़त्म कर दिया गया। उस रात शदीद बारिश हो रही थी और मौसम खुशगवार हो गया। मैं और आरफा खासी रात तक जागते रहे। उस रोज़ मुझे पहली बार इस बात का इल्म हुआ कि आरफा को बारिश से वालहाना इश्क है, और अपने साथ उसने मुझे भी बड़ी देर तक खिड़की के पास खड़ा रखा, और बारिश के सबब मट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू और आरफा का कुर्ब दोनों ही लुत्फ अंगेज थे। मैं उसे बाजुओं के हिसार में लिए प्यार और मोहब्बत की बातें करता रहा, और फिर नींद का गलबा तारी हुआ तो अपने बिस्तर पर आ गया। दिन भर की थकन और असाब शिकन वाकयात ने मेरे जहन को बोझल कर दिया था। आरफा बेदस्तूर शब ख्वाबी के लिबास में खिड़की के पास खड़ी बिजली की चमक, बादल की हल्की हल्की गरज और मूसलाधार बारिश से लुत्फ अंदोज हो रही थी। मैंने एक तवील जमाही लेकर दूसरी तरफ करवट बदल ली, और फिर जल्द ही नींद की आगोश में पहुंचकर दुनिया महाफिया से बेखबर हो गया।
मैं कितनी देर तक सोया मुझे इसका एहसास नहीं, लेकिन दूसरी बार मेरी आंख उस वक्त खोली जब किसी ने बड़ी बेदर्दी और पूरी शिद्दत से मुझे झंझोड़ कर बेदार किया और मैं हड़बड़ाकर उठा तो मेरी आंखें हैरत की खुली रह गईं। ख्वाबगाह की तमाम बत्तियां रोशन थीं, इसलिए सूरत हाल का सरसरी जायजा लेते ही मेरा सर चकरा गया। 6-7 नकाब पोश जदीद असला के साथ मेरी ख्वाबगाह में पोजीशन लिए खड़े थे और नकाब के अंदर से उनकी झांकती हुई खून आलूद निगाहें बड़ी खौफनाक नजर आ रही थीं और मैंने पलट कर बिस्तर पर नजर डाली। आरफा वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन उजली चादर की शिकन और उस पर नजर आने वाले खून के ताजा दबे देखते ही ये बात मेरी समझ में आ गई कि उस गरीब पर क्या गुजरी होगी। परेशान मत हो माय डियर, बिस्तर के करीब खड़े हुए नकाब पोश ने सर्द लहजे में कहा। तुम्हारी खूबसूरत धर्मपत्नी ने हमारे आदमियों के साथ हाथापाई की हमाकत की थी, जिसके नतीजे में उसे मामूली जख्मी होना पड़ा। अब वो कहाँ है? मैंने तेजी से दरियाफ्त किया। मौत के हरकारे ने मुझे चारों तरफ से घेर रखा था और मेरे पास भाग निकलने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन इसके बावजूद आरफा की गैर मौजूदगी ने मेरे रगों में दौड़ने वाले खून की हिद्दत तेज कर दी। मुझे आरफा के अलावा अपनी माँ नदीम और नसीम का ख्याल भी सता रहा था। खूबसूरत चीजें कहाँ होती हैं? उसने बड़े बेहुदा अंदाज में जवाब दिया और फिर रुखाई से बोला, अब तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। हम चाहते तो तुम्हें भी गोद में उठाकर ले जाते, लेकिन तुम अब इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारा बोझ बर्दाश्त किया जाए। इसी छत के नीचे मेरी माँ, मेरा दोस्त और उसकी बीवी भी थी। वो सब, हमें उनसे कोई गर्द नहीं। वो मुझे सफाक नजरों से घूरते हुए बोला, ऊपर से सिर्फ तुम्हारी मजाज पुरसी के अहकामात मिले थे। तुम्हारी बीवी बिला वजह दरमियान में आ गई, चुनाचा मैंने उसे भी साथ ले जाने का फैसला कर लिया। बास खूबसूरत चीज़ों का रसिया है और मेरा ख्याल है कि वह हमारे इस अकदाम पर खुशी का इजहार करेगा, लेकिन मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं एक एक को चुन कर मारूंगा। मैंने दीवानगी से कहा, हमें यकीन है कि तुम्हारे दिलो दिमाग में यह ख्वाहिश जरूर मचल रही होगी, मगर यह तब ही मुमकिन होगा जब तुम आज़ाद रहोगे, और हम तुम्हें आज़ादी का परवाना नहीं मौत का पैगाम देने आए हैं। आरफा को वापस कर दो। मैंने सौदा करना चाहा। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। तुम इस वक्त ऐसी पोजीशन में नहीं हो कि हम तुम्हारे साथ कोई सौदेबाजी करें। तुम्हें जिंदा या मुर्दा हर हाल में हमारे साथ चलना होगा। और बास ने यही हुक्म दिया और उसके हुक्म के खिलाफ वर्दी अजियतनाक मौत के मतरादफ है। क्या नाम है तुम्हारे बास का? क्या अब भी इस सवाल की जरूरत बाकी रह जाती है? उसने मुझे घूरते हुए जवाब दिया और फिर फैसला कून लहजे में बोला, हमारे पास वक्त कम है, बेहतर होगा कि तुम अब चलने की तैयारी करो, वरना हमें मजबूरन तुम्हारे बोझ भी उठाना पड़ेगा। आरफा की गैर मौजूदगी ने मुझे दीवाना बना दिया। उसे अगर नदीम के मकान से बाहर ले जाया गया तो फिर कालका को भी इसका इल्म हो जाएगा, और कालका ने कहा था कि अगर मैंने उसकी बजाय किसी और से नाता जोड़ा तो फिर वह मुझसे तमाम बंधन तोड़कर आज़ाद हो जाएगी, और उसके बाद मुझे खतरनाक हालात से दो चार होना पड़ेगा। हालात के पेशे नज़र कालका को आवाज़ भी नहीं दे सकता था, और मुझे इस बात का खदशा भी लाहक था कि जो लोग आरफा को ज़बरदस्ती जख्मी करके ले गए हैं उन्होंने उसके साथ कोई अच्छा सलूक रवा नहीं रखा होगा। बोशन, मेरे ज़हन में बस एक ही नाम सदाई बाद गश्त बनकर गूंज रहा था, और मेरी कैफियत उस शिकारी जैसी थी जिसके हाथों से उसका असला निकल गया और खूनी दरिंदों ने उसे चारों तरफ से घेर रखा हो। किस बात पर गौर कर रहे हो? नकाब पोश ने सपाट आवाज में सवाल किया। क्या तुम शराफत से हमारे साथ नहीं चलोगे? मैं मिस्टर बोशन से बात करना चाहता हूं। मैंने एक आखिरी कोशिश की। सॉरी, हमें ऐसे कोई अहकाम नहीं मिले कि हम तुम्हारी किसी ख्वाहिश का एहतराम कर सकें। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था और मेरा जहन तेजी से काम कर रहा था। आरफा दुश्मनों के हाथ लग चुकी थी, और ऐसी सूरत में अगर मैं भी उनके कब्जे में चला जाता तो फिर आरफा की बादियाबी के इम्कानात भी खत्म हो जाते, और आरफा को बचाने की खातर मुझे बहरहाल रिस्क लेना था। चुनाचा मैंने उठते उठते बिजली की तरह एक लपक कर अपना ऑटोमेटिक तकिए के नीचे से निकाल लिया। वो यकीनन मेरी हमाकत ही थी। कामयाबी की सूरत में भी उनकी तादाद में सिर्फ 1 या 2 की कमी कर सकता था। उसके बाद मेरा हशर भी जरूर खराब कर देते, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई। पुशे से सर पर लगाई जाने वाली ज़रब इतनी शदीद थी कि मेरी पलकों के दरमियान कई सूरज तलू होकर गरूब होते चले गए। गालबन कोई नकाब पोश मेरी पुश्त पर भी चौकन्ना खड़ा था, और जिसे मैंने अपने एक्शन से भी पहले नहीं देख सका था।
मैं कब तक बेहोश रहा मुझे उसका कोई एहसास नहीं, लेकिन जब मुझे दोबारा होश आया तो मुझ पर एक बार फिर जनूनी कफियत का शदीद हमला हुआ। होश में आने पर मेरी नज़र सबसे पहले आरफा पर पड़ी, जो एक सतून से बंधी खड़ी थी और उसके जिस्म पर शब खवाबी का लिबास इस तरह तार तार किया जा चुका था कि उसका होना या ना होना बराबर था। और सून के साथ ही एक आरामदा कुर्सी पर बोशन जोसेफ बैठा फातहाना अंदाज में मुस्कुरा रहा था। मुझे अपनी जिंदगी आरफा की इस नादक पोजीशन से ज्यादा अजीज नहीं थी और मैंने तड़प कर उठने की कोशिश की, मगर करह कर रह गया। मेरे हाथ पैर जकड़े हुए थे और बेबसी का एहसास मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था और मैंने पूरी शिद्दत से अपना निचला होंठ दांतों तले दबा लिया। आरफा ने मुझे हसरत भरी निगाहों से देख लिया और मैंने नजरें घुमाकर सरसरी तौर पर उस कमरे का जायजा लिया, जो बेज़ाहिर किसी इमारत का जमीन दोज हिस्सा दिखाई दे रहा था और कमरे से निकलने का सिर्फ एक ही दरवाजा था, जहां वो भारी भरकम नकाब पोश हाथ में खुदकार असला लिए पूरी तरह चाको चुबंद नजर आ रहे थे। और मैंने ना चाहने के बावजूद अपनी निगाहों का जाविया इस तरह तब्दील कर लिया कि आरफा को ना देख सकूं, लेकिन मेरे वजूद के अंदर गर्म आदमी के शदीद झक्कर चल रहे थे। अगर मेरे इख्तियार में होता तो अपनी जिंदगी की कुर्बानी देकर भी आरफा को इस शर्मनाक सूरत हाल से रिहाई दिलाने से गुरेज ना करता। बड़े मायूस नजर आ रहे हो माय डियर मिस्टर शहबाज, बोशन की मनहूस आवाज मेरे कानों में गूंजी। क्या इस वक्त तुम निगाहों ही निगाहें डालकर मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करोगे? उस रोज अपने दफ्तर में तुम बहुत ऊंचे सुरों में बोल रहे थे, भूषण मैं किसी जख्मी दरिंदे की तरह गिरजा। दुश्मनी अगर है तो सिर्फ मेरी और तुम्हारी है। आरफा को दरमियान मिलाकर तुमने अपनी इंतहाई कमीनगी का सबूत पेश किया है। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो शायद मैं भी इसी किस्म का कोई बात कहता, लेकिन अगर मेरी जगह तुम होते तो शायद तुम भी इस क़यामत खेज और खूबसूरत नज़ारे से जरूर लुत्फ अंदोज होते जिसमें मैं हो रहा हूँ। बोशन ने मेरी बेबसी का मजाक उड़ाते हुए कहा, कोई खूबसूरत और हसीन नारी अगर कपड़ों की कैद से बिल्कुल ही आज़ाद हो जाए तो फिर उसकी सुंदरता का जादू खत्म हो जाता है। अलबत्ता शरीर पर लिबास के टुकड़े झूल रहे हों तो फिर मनुष्य के अंदर का जानवर और ज्यादा भूखा होने लगता है। तुम्हारा क्या ख्याल है? आरफा की रिहाई के बदले मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। मैंने बमुश्किल अपने गुस्से को जब्त करते हुए शिकस्त का इजहार किया। गुड, उसने एक फलक शगाफ कहका बुलंद किया और फिर बड़ी संजीदगी से बोला, क्या तुम वाकई मेरी हर बात मानोगे? हाँ, मेरा थूका चाट सकोगे? हाँ, मुझे ये भी मंजूर है। और मेरे जूतों की नोक पर सर रखकर अपनी धर्म पत्नी की रिहाई की भीख मांगोगे? मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, मुझे मंजूर है, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? मैंने तेजी से दरियाफ्त किया। तुम्हें मेरे बराबर बैठकर खुली नजरों से शेर और हरनी के दरमियान मौत और जिंदगी का खेल तमाशा देखना होगा। क्या मतलब? शेर मेरा होगा और हरनी तुम्हारी। बोशन ने मैंने खेल राज्य में कहा, क्या तुमने कभी देखा है कि भूखा शेर किसी सुंदर हरनी को किस तरह पंजों में दबोच कर बेबस करता है और बेचारी हरनी अपनी जिंदगी बचाने की खातिर कैसे फड़फड़ाती है? बोशन, मैं पूरी शिद्दत से चीखा, बास्टर्ड अगर मर्द है तो मुझे आजाद करके देख, फिर मैं तुझे बताऊंगा कि किसी मर्द को अपनी गैरत किस कदर अजीज होती है। नाराज क्यों होते हो मेरी जान? उसने मेरी बेबसी का मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया, अगर तुम मुझे मर्द नहीं समझते तो फिर तुम्हारी खुशी की खातिर भूखे शेर का किरदार भी मैं अदा करने को तैयार हूँ। क्यों, क्या तुम बोशन की मर्दानगी देखना पसंद करोगे? और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। खुद को शिकंजों से आजाद करने की खातिर पूरी शिद्दत से तड़पा तो बंदिशों ने मुझे और कुव्वत से जकड़ लिया। तुमने बोशन को अपने जाल में फंसाने की खातिर पुलिस चौकी तक पहुंचा दिया था। वो हकारत से बोला, याद है ना तुम्हें? लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि तुमने अभी बोशन की ताकत का अंदाजा नहीं लगाया, और ये भी मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है जो तुम्हारे बाकी घर वालों को छोड़ दिया, वरना वो भी तुम्हारे सामने खड़े अपनी दर्दनाक मौत का इंतजार कर रहे होते। क्या तुम बोशन की इस मेहरबानी का शुक्रिया अदा नहीं करोगे? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अपनी बेबसी पर आंसू बहाने के सिवा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। खान जाबर, बहराम और टाइगर की मौत मेरे लिए ज्यादा अहम नहीं थी, बोशन ने सर्द लहजे में कहा। इस किस्म के शिकारी कुत्ते बाजार में आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन भगवान दास, तुमने उसे मारकर अच्छा नहीं किया। वो मेरा सबसे कीमती आदमी था। ये तुम्हारा ख्याल है, मैंने सबल का जवाब दिया, और मैंने भगवान दास को नहीं मारा।
प्रोफेसर मोरस की हैसियत से भी एम्बेसडर में क्याम करके तुमने हमाकत का सबूत दिया। वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा। शेर की खचार में घुस कर शिकार करना तुम जैसे बच्चों के बस का खेल नहीं है। तुम यकीनन किसी गलतफहमी का शिकार हो। मैंने तेजी से कहा, मैं किसी प्रोफेसर मोरस से वाकिफ नहीं हूँ। विलियम पोकर का नाम भी कभी सुना है? अचानक बोश ने बड़े सफाक लहजे में सवाल किया। तुम्हारी बातें मेरी समझ से बालातर हैं। मैंने बेबसी का इजहार किया। विलियम पोकर का नाम भी पहली बार तुम्हारी जुबान से सुन रहा हूँ। समझा तुम शायद शराफत से किसी बात का इकरार नहीं करोगे। बोशन सफाक अंदाज में बोला, अब मैं तुम्हें 2 शेर और 1 हरनी का खेल दिखाऊंगा। मैं बोशन का मफहूम समझकर तड़प उठा और मैंने एक बार फिर किन अखियों से आरफा की जानब देखा जिससे हालात की सितम ज़रीफ़ी ने महर बेलब कर रखा था, और उसकी खूबसूरत आंखों में मौत का अज़ियतनाक तस्वर जैसे जम कर रह गया। निगाहें इसकी तरह फटी फटी थीं जैसे वो कोई बेहानक ख्वाब देखकर बुरी तरह सहम गई हो। मिस्टर शहबाज, बोशन की आवाज़ दोबारा गूंजी, मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट का मौका दे रहा हूँ। जो सच है वो शराफत से उगल दो, वरना मैं तुम्हारा और तुम्हारी धर्म पत्नी का वो हश्र करूंगा कि शायद भूखे कुत्ते भी तुम दोनों का मांस खाने से इनकार कर देंगे। सिर्फ 10 मिनट। उसके बाद अगर तुमने सच उगलने की कोशिश भी की तो बोशन अपना इरादा तब्दील नहीं करेगा। बोशन की आखिरी जुमलों के साथ मेरे तनफ्फुस की रफ्तार तेज हो गई और मेरे अंदर एक कशमकश जारी थी। मुझे अगर इस बात की तवक्का होती कि मेरे सच बोल देने के बाद वो आरफा को शराफत से आज़ाद कर देगा तो शायद मैं उससे भी दरेग ना करता, लेकिन मुझे इल्म था कि बोशन जैसा दोगला आदमी सिर्फ मेरी जुबान खुलवाने की खातर मुझे सब्ज़ बाग दिखाने की कोशिश कर रहा था, और मेरी रासत गोई के बावजूद आरफा को अपनी कैद से कभी आज़ाद करने पर आमादा ना होता। और गीता की मिसाल मेरे सामने मौजूद थी। कृष्ण शर्मा की मौत के बाद भी उसने गीता को नहीं छोड़ा था, और जो जो वक्त गुजरता जा रहा था मेरे दिल की धड़कनें तेज से तेज तर होती गईं। आरफा मेरे और मौत के दरमियान एक खलीज बनकर हायल होगी। अगर वह भूषण के कब्जे में ना होती तो मुझे अपनी मौत का कोई गम ना होता, लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ आरफा का ख्याल लाहक था, और जिसने मुझ पर मौत के तस्वर को भी बड़ा अज़ियतनाक बना दिया। समय बर्बाद मत करो मिस्टर शहबाज, बोश ने थोड़े तवक्कुफ के बाद कहा। 5 मिनट बीत चुके हैं। अब तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट या 60 सेकंड की मोहलत बाकी रह गई है, और उसके बाद तुम पहले अपनी नज़रों से अपनी धर्मपत्नी की पूत्रता की धज्जियां उड़ते देखोगे। उसके बाद मेरे आदमी तुम्हारे जिस्म को गोलियों से छलनी कर देंगे। और मेरे सिर पर फैसले की घड़ी मंडला रही थी। मौत और जिंदगी का दरमियानी फैसला घुटता जा रहा था, और मैं किसी आखिरी फैसले पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी कुव्वत फैसला जवाब देती जा रही थी। और मैं इस वक्त जिस दोराहे पर खड़ा था उसके दोनों तरफ मौत के फरिश्तों का रकस जारी था। और फिर मैंने अचानक एक फैसला कर लिया, सच बोलने का, और मेरे फैसले के अंदर उम्मीद की एक मदम सी किरण नजर आ रही थी। हो सकता था कि मेरे सच बोलने से आरफा की मुसीबत टल जाती, और ये एक महूम सी उम्मीद थी जिसके अमकानात बहुत कम थे, लेकिन मैं आरफा की खातर रिस्क लेने पर मजबूर था। और मैंने बोशन की सिमत देखा जो आराम कुर्सी पर बैठा फांसी देने वाले मजिस्ट्रेट की तरह अपनी दस्ती घड़ी को देख रहा था, और उसके चेहरे पर शराफत या नरमी की कोई इलामत मौजूद नहीं थी। दूसरी तरफ आरफा ने अपना सर झुका लिया। शायद जिंदगी की हसरत ने उसके खूबसूरत वजूद में तड़प कर दम तोड़ दिया था, और दाखिली दरवाजे पर खड़े हुए नकाब पोश राइफल पर अपनी गिरफ्त जमाए इस तरह पलके झपकाए बगैर बोशन की तरफ मतवज्जा थे कि जैसे उसके किसी इशारे पर आखिरी के मुंतज़िर हों। मुझे सीने में अपना दम घुटता महसूस हुआ, और फिर मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को समेटकर बोशन को मुखातब करना चाहा। डूबते के लिए तिनके का सहारा भी बहुत होता है, और उसी मिसल के मसद्दाक मैंने जुबान खोलने का फैसला किया। लेकिन कबल इसके कि मैं जुबान को जंबश देता, मैंने कालका को देखा जो बड़े बेहानक रूप में मेरे सामने खड़ी मुझे कहर आलूद नजरों से देख रही थी, और उसका ये खौफनाक रूप एक बार पहले भी देख चुका था। उसके गलीज होंठों पर ताज़ा खून के धब्बे मौजूद थे, और उसके हाथों की तादाद 2 से ज्यादा थी। कंधों पर सांप उगे नजर आ रहे थे, और जिनकी फुंकारने की आवाज बेहद दहशतनाक थी। उसके जिस्म की रंगत उल्टे तवे से भी ज्यादा स्याह थी, जिस पर दुनिया जहान का गंध मौजूद था, और उसकी आंखों में इंतकाम के शोले लपक रहे थे। सर से पांव तक वो कहर ही कहर दिखाई दे रही थी। मैं उसकी नाराजगी का सबब समझ रहा था। आरफा को जिंदा देख लेने के बाद उसकी पुर इसरार और गंदी कुव्वतों में सैलाब उमड़ आया,
और वो आरफा को मेरी बीवी के रूप में देखकर ज्वालामुखी बन गई और मेरी निगाहों के सामने खड़ी वो मुझे इंतहाई नफरत भरी इंतकामी नजरों से देख रही थी। और फिर उसके गलीद होंठों को जुम्बश हुई। उसकी बेहानक आवाज मेरी कुव्वते समाज से टकराई। मैंने तुमसे कहा था कि अगर कालका तुम्हें जमीन के से उठाकर आकाश तक ले जा सकती है तो आकाश से उठाकर पाताल में भी झोंक सकती है, परंतु तुमने शायद मेरी बात को मजाक समझा। कालका नहीं, उसने मेरी बात काटते हुए दुरुस्त लहजा इख्तियार किया। अब मैं तुम्हें कालका का नाम लेने का भी अधिकार नहीं दूंगी। मैं मोहिनी की बात कर रहा हूं जिसने आरफा का घर जलाने की कोशिश की थी। और मैं क्या करूंगी ये तुम अपनी नजरों से देखोगे। अगर तुमने मेरे प्रेम का एक रुख देखा है तो अब नफरत का दूसरा रुख भी देख लेना। कालके ने अपनी खून आलूद जुबान भद्दे होंठों पर फैलाते हुए कहा, मुझे मालूम है कि कुछ शक्तियां तुम्हारा साथ दे रही हैं, लेकिन आज मैं देवी और देवताओं का आशीर्वाद लेकर तुम्हारे मुकाबले पर आई हूं। आज तुम्हें धरती की कोई भी शक्ति कालका के शराब से नहीं बचा सकेगी। और मुझे यकलक संदली अंगूठी का ख्याल आया जो बदस्तूर मेरी उंगली में मौजूद थी, लेकिन मैं उसको इस्तेमाल करने से कासर था। और मैंने मियाँ साहब को मदद के लिए पुकारना चाहा, लेकिन मेरी जुबान पर जैसे ताले पड़ गए और मेरे जहन के गोशे में उस मेहरबान शख्स का ख्याल उभरा जिसका ताल्लुक अजना के कबीले से था। कई मौकों पर उसने मेरी मदद की और मियाँ साहब ने उसे मेरी मगरानी पर मामूर किया था, लेकिन इस वक्त सवाए संदली अंगूठी के मेरे पास कुछ भी नहीं था। मायूसी मेरा मुकद्दर बन चुकी थी और मैं फटी फटी नजरों से कालका के बेहानक रूप को देख रहा था। इस तरह क्या देख रहे हो शहबाज खान? कालका जहर खान से बोली, तुम्हारी आंखों में ये उदासी कैसी है? तुम तो बहुत बलवान हुआ करते थे। अपनी शक्तियों को आवाज दो। उस खमीदा नाक वाली मकरू बुढ़िया को पुकारो जिसने तुम्हें विश्वास दिलाया है कि वो मेरी आत्माओं को भी काबू कर सकती है। तुम्हारे सुंदर मुखड़े पर निराशा के बादल अच्छा नहीं लगते। चहकने की कोशिश करो भोलेनाथ। कालका मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रही थी और मेरी मजबूरियों पर तंज कर रही थी। मेरी हसरतों पर तीर और नश्तर बरसा रही थी और मैं खामोश था। ये सुंदरी तुम्हें कालका के मुकाबले में ज्यादा अजीज है। उसने नफरत से आरफा की सिमत देखा। उसके कांधों पर आए हुए सांपों की फुंकारें खतरनाक हो रही थीं। कालका, मैं उसके खतरनाक तेवर देखकर चीख उठा, तुम्हारा मुजरम मैं हूं, मुझे जो चाहे सजा दो, लेकिन आरफा। आरफा, कालका ने भयानक कहका लगाते हुए हकारत और तन से कहा, सुंदर नाम है, परंतु अब केवल इसके नाम की सुंदरता ही बाकी रहेगी। उसके कोमल शरीर को मैं इस कदर बेहानक बना दूंगी कि तुम उसकी तरफ कभी देखना भी गवारा नहीं करोगे, इसलिए कि तुम मर्द हो और मर्द जो मन का नहीं केवल सुंदरता का पुजारी होता है। और जब सुंदरता पर छांव की बजाय धूप आ जाती है तो वो अपनी निगाहें फेर लेता है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं महसूस कर रहा था कि उस वक्त मेरी कोई भी बात कालका के लिए काबिल कबूल नहीं होगी। मुझे इस बात पर भी हैरत थी कि कालका के सामने आते ही बोशन जोसेफ और उसके दोनों असला ब्रादर इस तरह अपनी अपनी जगह साकत और जामद हो गए, जैसे वो गोश्त पोश्त के इंसान नहीं, पत्थर के बेजान मुजस्मे हों या फिर किसी मशीन के कुल पुर्जे जिन्हें स्विच ऑफ करके उनकी जगह रोक दिया गया हो। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा तो बयान करो, कालके ने अपने हाथ में हवा में लहराते हुए कहा। कभी हमारे तुम्हारे दरमियान भी कुछ संबंध था, उसी संबंध के नाते अब मैं इतनी कठोर भी नहीं कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी ना कर सकूं। मैं बदस्तूर खामोश रहा। आरफा शर्मो हया से सर झुकाए खड़ी थी। शायद वो कालका को ना देख रही हो, ना हमारी आवाजें सुन रही थी, और कालका की पुरअसरार शख्सियत ने हर शय को सहरददा कर दिया था। चुप क्यों हो शहबाज खान, कुछ तो कहो, कालका ने इस तहदाइया अंदाज में कहा। क्या तुम इस समय भी अपनी सुंदर धर्म पत्नी को अपने बाजुओं के हिसार में लेकर उसके कोमल शरीर से अपने मन की अग्नि को ठंडा नहीं करोगे? कालका, मैंने कुछ सोचकर उसकी कुव्वत को ललकारा। अगर तुम महान शक्ति की मालत हो तो कुछ देर के लिए हाथ पैर खोलकर मुझे आजाद कर दो। कालका से पंजे लड़ाओगे क्यों? वो बड़ी हकारत से मुस्कुराई और फिर उसने एक हाथ उठाकर लहराया तो मेरे हाथ पैर की बंदिशें कच्चे धागे की मानत टूट गई। उठो शहबाज खान, आज तुम अपने मन की ये आशा भी पूरी कर लो, परंतु एक बात याद रखो, मैं दावर कोमल वर्मा या मोहिनी नहीं हूं जो तुम मुझे जलाकर भस्म कर दोगे। मैं तुम्हारे साथ कोई दया भी नहीं करूंगी। मैं आरफा को बचाने की खातिर कालका की जन्म लपका, लेकिन किसी पुरअसरार कुव्वत ने मुझे अपनी जोर से धक्का दिया कि मैं चकरा कर मुंह के बल जमीन पर उलट गया। कालका ने बेहानक कहका लगाते हुए कहा, उठो शहबाज खान,
तुम तो एक कदम बढ़ा कर ही लड़खड़ा गए। मुझे जिंदगी और मौत से ज्यादा आरफा अजीज थी और मैंने दोबारा उठने में देर नहीं लगाई, लेकिन आगे बढ़ने में कामयाब ना हो सका। पुर इसरार और सहाराना कुव्वतों ने मेरे सामने नादीदा दीवार खड़ी कर दी। अब मुझे आ गया दो शहबाज महाराज। कालका ने मेरा मज़का उड़ाते हुए कहा कि मैं तुम्हारी सुंदर धर्म पत्नी को भी कुछ सेवा करूं। कालका, मैं हल्के बल चिल्लाया, तुम ऐसा नहीं करोगी। कौन रोकेगा मुझे? तुम्हारी तोते की नाक वाली बुढ़िया या वो शक्तियां जो अब तक मेरा रास्ता काटती रही हैं। उसके लहजे में सफाकी के साथ साथ एतमाद भी था। आज धरती या आकाश की कोई महान से महान शक्ति भी कालका के सामने नहीं आ सकेगी। और फिर वो तेजी से आरफा की सिमत मुड़ी। उसके अंदर इंतकाम की शिद्दत पैदा हो रही थी। कंधों पर उगे हुए सांपों की जुबान की लपटपहाड़ के साथ साथ शोले भी लपकते शुरू हो गए। कालका के तेवर हर लम्हा गजबनाक होते जा रहे थे और उसकी आंखों से ताजा खून के कतरे उबल कर उसके स्याह जिस्म पर फैल रहे थे। और फिर उसने जे बजरंग बिल्ली और जे काली माँ के नारे को बुलंद करके एक हाथ को फिजा में उठाकर आरफा की तरफ झटका तो बिजली का कड़का सा हुआ और उसके साथ ही आरफा की कर्बनाक चीख बुलंद हुई और मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। मैंने आरफा के उल्टे हाथ को जिस्म से अलग होते देखा, जो अब जमीन पर पड़ा फड़फड़ा रहा था। और फिर कालका की मनहूस हाथ एक बार फिर फिजा में बुलंद हुआ और आरफा का दूसरा हाथ भी उसके बदन का साथ छोड़कर जमीन पर तड़पने लगा। आरफा की फलक शगाफ चीखें आसमान से बातें कर रही थी। बोशन और उसके साथी बदस्तूर पत्थर के बेजान मुजस्मे नजर आ रहे थे और मैं अपनी जगह खड़ा आरफा पर जो कुछ गुजर रही थी, शायद उसने मेरी कुव्वत गोयाई तलब कर दी और मेरी हैसियत किसी खामोश तमाशाई से ज्यादा नहीं रह गई। क्यों महाराज? कालका ने मेरी तरफ देखकर तंज किया कि अब भी तुम्हें अपनी महान शक्तियों को आवाज नहीं दोगे? कुछ तो करो महाराज। मिनश तो अपनी धर्म पत्नी का जीवन बचाने की खातर अंधे कुएं में भी छलांग लगा देते हैं। तुम कैसे मर्द हो जो खामोश खड़े तमाशा देख रहे हो? और मैंने एक बार फिर पूरी कुव्वत सिर्फ करके आगे बढ़ना चाहा, लेकिन मेरे कदम जैसे जमीन में जकड़ दिए गए थे और मैं अपनी जगह से जुम्बश करने से भी कासर था। हमारे दरमियान एक बार फिर पुराने सिमत कायम हो सकते हैं। कालका ने इस बार बदले हुए लहजे में कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मैं तड़प कर बोला, फिर सोच लो कहीं तुम बाद में बदल ना जाओ। नहीं, मैंने तेजी से कहा, मैं तुम्हारी शर्त पूरी करने को तैयार हूँ। मुझे विश्वास था कि तुम अपनी सुंदर धर्मपत्नी के कोमल शरीर को बचाने की खातर कालका की महान शक्ति के सामने घुटने टेक दोगे। हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम आरफा के दोनों हाथ दोबारा उसे वापस कर सकती हो? कालका की महान शक्ति, जिसे महान देवी देवताओं का आशीर्वाद हासिल है, सब कुछ कर सकती है। फिर अपने जुमले के इख्तिताम के साथ ही उसके भद्दे और गलीद होंठ हिलने लगे। शायद वो किसी मंत्र का जाप कर रही थी। मैं गंदी और तागूती कुव्वतों के नाकाबिले यकीन खेल तमाशे पहले भी देख चुका था। रूपनगर में जमुना को गिरफ्तार करते वक्त राम दयाल ने मुझे मना किया था। उसने मुझे समझाने की कोशिश की कि वो शंकर की रखेल है। शंकर की सिफली कुव्वतें उसकी मदद जरूर करेंगी, लेकिन मैंने राम दयाल की बात को महज तअस्सुब का रंग देकर नजरअंदाज कर दिया था। और फिर दूसरी सुबह मुझे अपने आदमियों के जरिए एक हैरत अंगेज इतला मिली कि थाने के जिस लाकअप में जमुना को कैद किया गया उसकी सलाखें मोम की तरह पिघल गईं और जमुना बड़े इत्मीनान से फर्श पर आलती पालती मारे बैठी मुस्कुरा रही थी। और मुझे यकीन था कि कालका की पुर इसरार कुव्वतें भी आरफा का हाथ उसके जिस्म से जोड़ने में कामयाब हो जाएंगी। और फिर वही हुआ जो मैंने सोचा था। एक बार फिर पलक झपकने के बाद मैंने आंखें खोली तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। आरफा के दोनों हाथ उसके जिस्म से जुड़े हुए थे और उसके चेहरे पर कर्ब के तासरात भी नजर नहीं आ रहे थे। क्यों शहबाज खान? कालका ने मेरी सिमत देखकर फातहाना अंदाज में कहा, क्या अब भी तुम्हें मेरी महान कुव्वतों का एतबार नहीं करोगे? और मैं इससे पहले भी तुम्हारे हैरत अंगेज चमत्कार देख चुका हूं। अब तुम अपनी दिया हुआ वचन पूरा करो। वो यक लक संजीदा हो गई। मुझे उस शक्ति का राज बता दो जिसने दावर कोमल वर्मा और मोहिनी को जलाकर राख कर दिया था और जिसके कारण मैं तुम्हारे मन के अंदर का हाल नहीं जान सकती। कंबल पोश सफेद बुजुर्ग की तंबी मेरे जहन में ताज़ा हो गई। उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं संदली अंगूठी के बारे में कभी जुबान खोलने की कोशिश ना करूं, वरना मेरा अंजाम बड़ा भयानक होगा। और मेरी बात का एतमाद करो कालका, मैंने द्रोह गोई से काम लेने की कोशिश की। मैं नहीं जानता कि
कालका से अब कोई छल कपट नहीं चलेगा शहबाज खान। मुक्ति चाहते हो तो अब खुल जाओ, उसी में तुम्हारी भलाई है। मैंने तुमसे गलत बयानी नहीं की। हो सकता है कि कालका की महान शक्ति तुम्हारी सुंदरी की आंखों की जगह दो भयानक सुराख कर दे, जिससे दो जहरीले नाग झांकने लगे। क्या ऐसी होलनाक सूरत में भी तुम उसे स्वीकार कर लोगे? मुझ पर दया करो कालका, मैं मुजस्समे अल्तजा बन गया। दिया करूं और वो भी तुम पर। उसकी खूनी आंखों से आग के शोले उबलने लगे। उसके तमाम हाथ, जो तादाद में 6 या 8 थे, पूरी शिद्दत से दायरे की शक्ल में गर्दिश करने लगे। उनकी हरकत करने की रफ्तार इतनी तेज थी कि कमरे में शाएं शाएं की मध्यम आवाज गूंज रही थी। कांधे पर आगे सांपों ने भी लहराना शुरू कर दिया और मैं दम बखुद खड़ा आने वाले लम्हात के बारे में सोच रहा था। कालका को हैरत से देख रहा था। कालका जिसने मुतअद्दिद मौकों पर मेरी मदद की थी और जिसने मेरी खातर शंकर जैसे शैतान सिफत सिफली के माहर को मौत के घाट उतार दिया था, और मुझे खुश करने की खातर मेरा एतमाद हासिल करने के लिए उसने मुझे मोहिनी की मौत का वह मौका फराहम किया था। बंसीधर जैसे महान पंडित ने शंकर का साथ देने की ठान ली थी, लेकिन कालका मेरे साथ थी और वो मुझे एक एक लम्हे की खबर देती रही। और कई बार दुश्मन ने मुझे अपने जाल में फांस कर मौत की अब्दी नींद सुलाने के ख्वाब देखे, लेकिन कालका की पूर्ण इसरार कुव्वत मेरा साथ देती रही। लेकिन इस वक्त वही कालका एक भयानक रूप में मेरे सामने खड़ी कहर आलूद नजरों से घूर रही थी, और मैं उसकी खफगी का सबब समझ रहा था। उसने मुझे पहले ही बावर करा दिया था कि अगर मैंने उसके सिवा किसी और को मन में बसाने की गलती की तो मुझे उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मारूख के सिलसिले में उसने मुझसे जो कुछ कहा था उसका एक लफ्ज मेरे जहन में गर्दिश कर रहा था। उसने मुझे मन में बसाने और वक्ती तौर पर दिल बहलाने का फर्क समझाने की कोशिश की थी। समय तेजी से गुजर रहा है शहबाज खान, उसकी गजबनाक आवाज गूंजी। मुझे खुलकर उस शक्ति के बारे में बता दो। मैं वचन देती हूँ कि तुम्हारी आरफा तुम्हें दान कर दूंगी, परंतु अगर अब भी तुमने मेरा कहा ना माना तो मुझे मजबूरन देवी देवताओं के चरणों में तुम्हारी कुर्बानी पेश करनी पड़ेगी। कालका की पेशकश मेरे लिए किसी मुस्दा जां फजा से कम नहीं थी, लेकिन कंबल पोश बुजुर्ग की नसीहत मेरा रास्ता रोक रही थी और कालका की नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। वो मेरे जवाब की मुंतजिर थी और मेरे अंदर एक कशमकश जारी थी। फिर अचानक मेरे ज़हन में रंदेर का ख्याल उभरा, जो टाइगर के नाम से मशहूर था। पांडे की आफस में वो 1 लाख की रकम वसूलने आया था और मेरी मुदाखलत पर उसने मेरे ऊपर रिवाल्वर तान लिया था, और मैंने मियाँ साहब की बख्शी हुई कुव्वतों को पहली बार इस्तेमाल किया, और नतीजा रंदेर ने खुद रिवाल्वर की नाल अपनी कंपनी पर रखकर लबलबी दबा दी थी, और उसने मेरे ही हुक्म पर पांडे को भी जख्मी किया था। उस अनजानी कुव्वत का ख्याल आते ही मेरे अंदर यकीन का जज्बा पैदा हो गया और मैंने खुद को संभाला। खौफ के एहसास को ज़हन से झटक कर कालका की आंखों में आंखें डालकर सरसराती आवाज में कहा, कालका रानी, तुम जिस ताकत का राज जानने की खातिर बेचैन हो, उसका खोज तुम्हारे देवी देवता भी नहीं लगा सकेंगे। तुम कालका ने मुझे ऐसी नजरों से घूरा जैसे उसे मेरे सही दिमाग होने पर शुबा हो रहा हो। ये तुम कह रहे हो शहबाज खान, जिसकी हैसियत मेरे लिए एक हकीर कीड़े से ज्यादा नहीं, जिसे मैं जब चाहूं अपने चरणों तले मसल कर शट कर सकती हूँ। कालका, मेरा लहजा थकमाना हो गया। आरफा की बंदिशें खोल कर आजाद कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। और जवाब में कालका गजबनाक हो गई। उसने बड़े गुस्से से अपने तमाम हाथ फिजा में बुलंद कर लिए, फिर कुछ पढ़कर हाथों को मेरी जानब तेजी से झटका और उसकी उंगलियों से आग के मुतअद्दिद टीले पीले शोले निकलकर मेरी जानब लपके और फिजा में एक होलनाक धमाका हुआ और शोले दरमियान में ही किसी नादीदा कुव्वत से टकराकर खत्म हो गए और कालका के चेहरे पर पहली बार हैरत और तअज्जुब के मिले जुले तासरात उभरे, लेकिन वो इतनी जल्दी अपनी शक्ति को मानने को तैयार नहीं थी। उसे अपने देवी देवताओं की महान शक्ति पर गुमान था और उसने पहले जुमले हमले की मायूसी के बाद मुझ पर कई ताबड़तोड़ जंतर मंतर अपनाए। तागूती कुव्वतें खौफनाक सूरतों में नमूदार हो रही थीं और वह मेरी मौत के दर पे थीं, लेकिन रहमानी कुव्वतें काली कुव्वतों को यक्के बाद देगरे मलिया मेट कर रही थी। और कुछ देर तक ये खेल तमाशा जारी रहा और कालका के अंदाज से अब पिसपाई जाहिर हो रही थी और वह मुझे फटी फटी निगाहों से घूर रही थी। बहुत हो चुका कालका रानी,
आरफा को बंदिशों से आजाद कर दो, वरना आज विष्णु और पार्वती की महान शक्तियां भी तुम्हें मेरे हाथ से नहीं, तुम्हें मेरे हाथ से निजात नहीं दिला सकेंगी, मैंने सर्द लहजे में कहा। और कालका के चेहरे पर अजतराबी कैफियत के असरात फैलकर गहरे हो गए थे। उसके तेवर अब वो नहीं थे जो पहले थे। और फिर वो किसी मामूल की तरह पलटी और आरफा को रस्सियों की कैद से आजाद कर दिया। बोशन और उसके असला बरादर अभी तक बुत बने हुए थे। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, हर आड़े वक्त पर मेरे काम आती रही हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, वरना शायद तुम्हारा अंजाम भी दावर और मोहनी से मुख्तलिफ ना होता। और उसने कोई जवाब नहीं दिया, खामोश खड़ी मुझे सपाट नजरों से घूरती रही। तुम्हें मेरी एक सेवा और करनी पड़ेगी, मैंने सपाट आवाज में कहा। अपनी शक्ति के जोर से भूषण और उसके दोनों साथियों को उठाकर नरक में झोंक दो। कालका मुझे घूरती हुई पलटी और फिर उसने कोई जंतर मंतर पढ़कर फूंका तो कमरे के वसत में एक अलाव नजर आने लगा और जिसके शोले छत तक बुलंद हो रहे थे। और फिर कालका ने दूसरा मंत्र आजमाया तो भूषण और उसके असला ब्रादर रोबोट जैसे अंदाज मुतहरक होकर अलाव की जानिब बढ़ने लगे। आरफा सहमी हुई मुझसे लिपटी खड़ी थी और फिर उस वक्त उसने अपनी आंखें बंद करके मुंह दूसरी तरफ फेर लिया जब भूषण और उसके साथियों ने बरकते शोलों के अंदर छलांग लगाई थी। कालका ने उनके सोचने समझने की कुव्वत को सलब कर दिया था और फिर इंसानी गोशत के जलने की चिरांद फिजा में फैलने लगी। कालका की निगाहों में तासफ नजर आ रहा था, लेकिन रहमानी कुव्वतों ने उसे पूरी तरह जकड़ रखा था। शहबाज खान, मेरे अजीज, जितनी जल्दी मुमकिन हो इसे छत के नीचे से निकल कर खुले आसमान के नीचे चले जाओ। लेडी मकलनस की मानूस आवाज मेरे कानों में गूंजी, यहाँ तुम्हारे लिए खतरा है। काली और नापाक कुव्वतें तुम्हारे अतराफ अपना जाल बुन रही हैं। और मैंने कालका की सिमत देखा और फिर आरफा को लेकर उस इमारत से बाहर आ गया जो सनसान इलाके में जंगल के करीब कहीं तामीर की गई थी। शायद भूषण उस अकूबत खाने के तौर पर इस्तेमाल करता था और मुझे उस इमारत से बाहर निकलने में भी कालका ने मेरी रहनुमाई की थी। और फिर मैं बस एक लम्हे को उसकी तरफ से गाफिल हुआ और वो मौका से फायदा उठाकर गायब हो गई। तुमने बुरा किया जो कालका को नजरों से दूर रखा। लेडी मकरनस की आवाज उभरी। अब वो पहली फुर्सत में गंदी ताकतों से पूरी तरह लेस होकर तुम्हारे मुकाबले पर आने की कोशिश करेगी। वक्त बहुत कम है, कोशिश करो कि तुम जल्द अज जल्द अपने दोस्त के मकान के अंदर पहुंच जाओ। वो जगह तुम्हारे लिए महफूज तरीन है, वहां तागूती कुव्वतें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। लेकिन मुझे वापसी का रास्ता नहीं मालूम। घबराओ मत मेरे अजीज, लेडी मकरानस तुम्हारी रहनुमाई करेगी। अपनी आंखें बंद कर लो और जिस सिमत मेरी आवाज सुनाई दे उसी सिमत कदम बढ़ाते रहो। मैंने लेडी मकरानस के कहने पर आंखें बंद कर ली। आरफा ने भी आंखें बंद करके मुझे बाजू से पकड़ रखा था। लेडी मकरानस की आवाज मेरी रहनुमाई करती रही और मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी। मुझे इस बात का इल्म था कि नदीम के मकान के अंदर कोई शैतानी कुव्वत दाखिल नहीं हो सकती, मगर हैरत इस बात की भी थी कि मुझे और आरफा को उसी छत की ख्वाबगाह से अगवा किया गया था और रास्ते में कई बार मैं किसी दरख्त के तने और टहनियों से टकराया। शायद मैं घने जंगल से गुजर रहा था। आरफा ने अब अपना हाथ मेरी कमरे में डालकर मजबूती से मुझे पकड़ लिया और हम तेज तेज कदम उठा रहे थे और फिर अचानक हम किसी दलदल में फंसकर अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सके। आरफा की चीख वैराने में दूर तक सुनाई दी। लेडी मकरानस, मैंने दलदल में बाहर निकलने की कोशिश करते हुए उसे आवाज दी, कहाँ हो तुम? और मैं तुमसे ज्यादा दूर नहीं हूँ शहबाज खान। लेडी मकरानस के बजाय कालका की खौफनाक आवाज मेरे कानों से टकराई। अब इस गंध से तुम्हें सिर्फ मौत ही निजात दिलाएगी। तुम्हारी कुव्वतें गंध में लुथड़े हुए किसी मनुष्य की सहायता नहीं कर सकती। उसी कारण मैंने तुम्हारी उस सफेद चमड़ी वाली बुढ़िया की आवाज में तुम्हें फांसने की चाल चली थी और तुम कालका के जाल में फंस गए। खा गया ना गुंचा, बदनसीब। इस बार कंबल पोश बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी और मैंने कहा था कि कलाबाजियां लगाना तरक कर दे, पेशानी को जमीन पर रगड़ रगड़ कर लहूलुहान कर ले, लेकिन तू ठुमके लगाने से बाज नहीं आया। रहम मेरे मोहतरम, रहम, मैंने गड़गड़ाकर कहा, और मेरा हाथ थाम ले, मैं अभी मरना नहीं चाहता।
बगले बजाना शुरू कर दे, नाक बंद करके गोता लगा दे, मौत की तकलीफ आसान हो जाएगी। आरफा मुझसे चिमट कर खड़ी हो गई और मैंने दलदल से निकलने की कोशिश की, लेकिन ऊपर आने की बजाय नीचे की तरफ जाने लगा। मौत का तस्वर मेरे आसाब को आजमा रहा था और मैंने आरफा को पूरी कुव्वत से अपनी आगोश में ले रखा था। उसके दिल की डूबती हुई धड़कनें मुझे साफ तौर पर सुनाई देने लगी और मैंने कंबल पोश बुजुर्ग को हल्क फाड़ फाड़ कर आवाजें दी, लेकिन दूसरी जन्म से कोई जवाब नहीं मिला। मौत और जिंदगी का फासला तेजी से घटता जा रहा था और मैंने हाथ पांव चलाने बंद करके खुद को तकदीर के रहमो करम पर छोड़ दिया। वक्त के साथ साथ जिंदगी की उम्मीद भी गुजरती जा रही थी और हमारे जिस्म दलदल में नीचे उतरते जा रहे थे और हमने एक दूसरे को पूरी शिद्दत से पकड़ रखा था। लेकिन क्यों? क्या प्यार की ये शिद्दत मौत पर गालिब आ सकती थी? नहीं, ये सिर्फ दिल का बहलावा था। शायद हम ये चाहते थे कि दोनों एक साथ मौत के लिए लब्बैक कहें और मेरे ज़हन में कालका की शातराना चाल गूंज रही थी। बस एक लम्हे को मैं उसकी जन्म से गाफिल हुआ था और वो अपना काम कर गई। लेडी मकलानस की आवाज में उसने फौरी तौर पर मुझे नदीम के घर वापसी का मशवरा दिया था और मैं उसकी आवाज ना पहचान सका। और फिर बादी जो कुछ देर पेशतर मेरे हक में भी थी, यकलख्त पलट गई और मैंने महावरतन नहीं बल्कि हकीकतन आंखें बंद करके दलदल में छलांग मार दी थी। कंबल पोश बुजुर्ग की आवाज ने मुझे सहारा दिया। मुझे यकीन था कि अब कालका की शैतानी कुव्वतें मेरे खिलाफ मौसर नहीं होंगी, लेकिन शायद ये भी मेरी खुशफहमी थी। कंबल पोश बुजुर्ग ने बारहा मुझे पेशानी को जमीन पर रगड़ रगड़ कर लहू लहान कर लेने का मशवरा दिया था, मगर मैंने उनकी बात पर अमल नहीं किया। शायद यही वजह थे कि उनकी आवाज मेरी चीखों पुकार का जवाब नहीं दिया था और मेरा वक्त पूरा हो चुका था। कुछ गिनी चुनी सांसें और रह गई थीं। हमारे जिस्म सीनों तक दलदल के अंदर धंस चुके थे। आरफा, मैंने मजमून लहजे में कहा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये वक्त मुआफी इतलाफी का नहीं, दुआ का है। वो सहमी सहमी आवाज में बोली, खुदा से दुआ कीजिए शहबाज कि वो हमारी मुश्किल आसान कर दे। अब दुआ के बगैर ही हमारी मुश्किल कुछ देर में आसान हो जाएगी। मैंने मायूसी का इजहार किया। उसकी जात से मायूसी गुनाह है। मैंने शायद तुम्हें अपना कर अच्छा नहीं किया। मैंने होंठ चबाते हुए कहा, तुम उसे मेरी खुदगर्जी भी कह सकती हो। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ आरफा, मुझे मालूम था कि जिस दिन भी सिफली कुव्वतों को तुम्हारी जिंदगी की इतला मिल गई, वो हमारे गिर्द अपना हल्का तंग कर देंगी और अब इसी गर्ज से मैंने तुम्हें नदीम के घर आने की दावत दी थी और मेरा ख्याल था कि नापाक ताकतें नदीम की चार दीवारी के अंदर नहीं पहुंच सकेंगी, लेकिन हम दोनों को हमारी ख्वाबगाह से अगवा किया गया, जिसका मतलब यही है कि वो तिलस्म भी टूट गया जिस उस घर को हमारे लिए एक महफूज पनाहगाह बना रखा था। अब जिंदगी की उम्मीद फजूल है।